दोस्तों, तो स्वागत है आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल एकल स्टडी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे लगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परिचय। तो अभी हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विशेषता क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए मार्क्सवादी का क्या क्या विशेषताएं हैं या लक्षण हैं तो उसको देखते हैं। राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन हम निम्नलिखित रूपों से कर सकते हैं। तो हम लोग मार्क्सवादी का विशेषता को समझने के लिए हम लोग निम्नलिखित पॉइंट को देखना अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट है मार्क्सवादी दृष्टिकोण व्यक्ति पर समग्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो व्यक्ति पर समग्र यानी कि सभी सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार करता है। व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति को स्वीकार कर मार्क्सवाद यह मानता है कि सामाजिक परिवेश के संदर्भ में ही व्यक्ति को समझना और जाना जा सकता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति यानी कि सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति के बारे में उचित जानकारी रखना या उसके बारे में जानना ही इसका एक सिद्धांत है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। समाज व्यवस्था का आधार व्यक्ति नहीं वरन वर्ग है। मार्क्सवादी के अनुसार जो है समाज में व्यक्ति का महत्व नहीं है बल्कि एक वर्ग का या समुदाय का महत्व है। मार्क्स के विचार में समाज की व्यवस्था के लिए आधारभूत इकाई व्यक्ति नहीं वर्ग है और समाज इन वर्गों का समग्र रूप है। तो बोल रहा है कि समाज व्यवस्था का आधारभूत इकाई जो है व्यक्ति नहीं वर्ग है यानी कि समुदाय है। तो इसी से ही समाज का निर्माण होता है, ऐसा मार्क्स का कहना है। मार्क्स का इतिहास समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हर युग में दो परस्पर विरोधी वर्ग पाए जाते हैं। उन वर्गों का आपसी संघर्ष से ही उस युग का निर्माण होता है। मार्क्स समाज को एक विकास उन्मुख निकाय के रूप में देखता है। तो बोल रहा है कि समाज व्यवस्था का आधारभूत इकाई जो है वर्ग है, व्यक्ति नहीं है। तो वर्ग के समाज में हमेशा वर्ग का दो विरोधी दल पाया जाता है। तो उन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता है, आपसी मतभेद होते रहता है। तो इसी के फलस्वरूप ही समाज का निर्माण होता है, ऐसा मार्क्स का विचार है। ठीक, तो अगला पॉइंट है तीसरा, आर्थिक व्यवस्था राजनीति और समस्त व्यवस्था का निर्णायक तत्व है। आर्थिक व्यवस्था जो है राजनीति और समस्त व्यवस्था का निर्णायक तत्व है। तो पैसा का क्या महत्व है राजनीतिक व्यवस्था में, तो चलिए उसको देखते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार राजनीति और समस्त व्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया और आर्थिक तत्वों से संचालित होती है। तो राजनीति का समस्त व्यवस्था या उत्पादन या प्रक्रिया जो है वो सभी पैसों से ही संचालित किए जाते हैं, ऐसा मार्क्स का कहना है। तो आप लोग आजकल देख ही रहे हैं राजनेता सब, मंत्री सब कैसे पैसों पर चंद पैसों के लिए अपना पार्टी बदल दे रहे हैं या झूठे वादा करके सीट जीतने के बाद मंत्री बनने के बाद वादा पूरा ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से समाज में हम लोगों के सामने उदाहरण है ये है। तो यही मार्क्स का भी कहना है। उत्पादन की इस प्रक्रिया में निरंतर विकास होता रहता है। उत्पादन की व्यवस्था में होने वाली परिवर्तनों के चलते ही सारी व्यवस्था में परिवर्तन होती है। मार्क्सवादी नजरिए
की मान्यता है कि प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त हो। वर्तमान समय में पूंजीपतियों ने अपनी धन संपदा के बल पर राजनीति और राजनीति व्यवस्था पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है और इस प्रकार राजनीति संपत्तिशाली वर्ग की दासी हो गई है। तो इस प्रकार से बिजनेस करने वाले पूंजीपति लोग जो है राजनीति को पैसों के दाम पर किस तरह से अपना दासी के रूप में मानता है। तो यही मार्क्स का भी कहना है। तो तीसरा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चौथा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट में है वर्ग संघर्ष इतिहास की कुंजी है। वर्ग संघर्ष जो है वो इतिहास की कुंजी है। तो क्या है, चलिए वर्ग संघर्ष उसको भी देखते हैं। मार्क्स इतिहास की अनिवार्यता में विश्वास करता है। इतिहास में परिवर्तन का दूसरा नाम क्रांति है। इनके अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अपनी प्रसिद्ध कृति साम्यवादी घोषणा में मार्क्स ने लिखा है कि अब तक के समस्त मानव समाज में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन्य, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणियति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते हैं तथा अनवरत कभी लूक छिपकर तथा कभी खुल कर संघर्ष चलाते रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कार्ल मार्क्स की समस्त चिंतन में वर्ग संघर्ष ही मूलभूत तत्व है। तो यहाँ बोला जा रहा है जो है कि समाज में जो है हमेशा लड़ाई झगड़े, वर्ग संघर्ष का ही, जातिवाद का ही एक प्रकार का इतिहास रहा है। तो छोटे जाति, बड़े जाति, छुआछूत, इस प्रकार का विचारधारा है। इसी वर्ग संघर्ष के इतिहास की कुंजी के अंतर्गत ही जन्म हुआ। तो मार्क्स का विचार जो है कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई देता है। तो चलिए अगला पॉइंट है राज्य और शासन शोषण के यंत्र है। राज्य और शासन जो है वो एक शोषण का यंत्र है, यह मार्क्स का विचार है। तो चलिए उसको किस हिसाब से मार्क्स जो है इसको शोषण का यंत्र के रूप में देखता था। तो चलिए देखते हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल एवं अन्य विचारकों के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है। इसके विपरीत मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। राज्य का उदय वर्ग विभेद के चलते हुआ है और राज्य संस्था हमेशा ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। तो मार्क्स का कहना है राज्य का जो उदय है वो वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप ही हुआ है। जिस कोई विशेष क्षेत्र में जैसे आदिवासी लोग रहते हैं और शहरी लोग रहते हैं, तो उस स्थिति में अगर आदिवासी लोग कहेंगे कि हमारा अलग राज्य दो और फिर शहरी लोग बोलेंगे कि हमारा अलग राज्य, हम लोग अच्छे साफ़ सुथरा रहते हैं, ये लोग जंगल में रहते हैं, बहुत गंदे रहते हैं। इस हिसाब से वर्ग का जो है विभेद होता है, मतभेद होता है। तो यही वजह सब के फलस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। तो यही मार्क्स का कहना भी है। तो पांचवा पॉइंट समझ में आ गया है। तो चलिए छठवां पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास करती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विचारकों के अनुसार जो है क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास करती है। तो वे लोग क्रांतिकारी को इतना महत्व क्यों देते थे समाज में, तो चलिए उसको भी देखते हैं। मार्क्स लोकतांत्रिक संस्थाओं को अमीरों की संस्थाएं कहकर उनका उपवास करता है। मार्क्स जो है लोकतांत्रिक संस्था को अमीरों का संस्था कहा है। और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अमीरों द्वारा बनाया गया एक व्यवस्था ऐसा माना जा रहा है।
वह कहता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की कदापि रक्षा नहीं हो सकती है। यह क्रांतिकारी राजनीति में विश्वास करता है। उनके विचार में पूंजीपतियों द्वारा निरंतर शोषित रहने से श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो यही वजह है कि मार्क्स जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ये पूंजीपति जैसे अमीरी लोगों का एक व्यवस्था है श्रमिक वर्गों को शोषित करने का। ठीक, तो यही कारण है कि श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी जैसे भावनाएं उत्पन्न होती है। तो इसीलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विचारकों को क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास ज़्यादा रहता है। तो चलिए 7वां पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राजनीति आर्थिक शोषण का साधन है। तो 7वां पॉइंट का अनुसार जो है राजनीति एक आर्थिक शोषण का एक साधन है। तो क्यों है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। मार्क्सवाद राजनीति के 2 चरणों पर विचार करते हैं। पहला जो है क्रांति से पहले की राजनीति और दूसरा है क्रांति के बाद की राजनीति। तो चलिए इन 2 पॉइंट को विस्तार से देखते हैं। क्रांति से पहले की राजनीति शोषण का साधन है। क्रांति से पहले का राजनीति जो है वो शोषण का एक साधन है। ठीक, तो समाज में हमेशा एक वर्ग शक्तिशाली होता है और दूसरा वर्ग कमज़ोर होता है। समाज में यही लोग रहते हैं, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, यही 2 लोग होता है। तो शक्तिशाली वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के साधन रहते हैं। इस रचूक के बजाय कर बुद्धिजीवियों को खरीद लेता है और इस प्रकार राजनीति को अपने शोषण का साधन बना लेता है। तो यहाँ बोल रहा है कि शक्तिशाली वर्ग के लोग जो है उत्पादन का साधन, जैसे कोई भी वस्तु जो है उत्पादित होता है वो इसे क्षेत्र में अपना स्वामित्व बना लेता है। उसके बाद वहाँ से प्राप्त पूंजी से प्राप्त लाभ से बुद्धिजीवी जैसे लोगों को खरीद लेता है और उनके द्वारा राजनीति कराया जाता है, जिस वजह से कमज़ोर वर्ग के लोगों को शोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति जो है आर्थिक शोषण का एक साधन माना जाता है। ठीक, तो चलिए 8वां पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राजनीति सामाजिक पुनर्स्थापना का साधन है। राजनीति जो है समाज में पुनर्स्थापना का एक साधन भी माना जाता है। तो चलिए मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीवादी समाज में राजनीति का रूप अराजनीतिक एंटी पॉलिटिक्स होता है। तो चलिए 8वां पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए 9वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वहारा क्रांति के बाद श्रमजीवी तानाशाही की स्थापना। तो चलिए इसको भी देखते हैं। सर्वहारा क्रांति के बाद श्रमजीवी तानाशाही की स्थापना होती है। ऐसे संक्रामक काल में राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विशेष लक्षण या विशेषताएं को देख लिए हैं 9 पॉइंट में, 9 बिंदुओं पर। तो आई होप आप लोगों को मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विशेषताएं समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचनाएं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस विषय में, किस टॉपिक पर नोट्स चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।